स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास एसएस का जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं का कामकाज, इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि भी निर्णय करने वाले कौन होते हैं, उन निर्णयों को कौन लागू करता है और यदि वो निर्णय विवादास्पद हैं तो उनका निपटारा कौन करता है। तो उसमें हमने जो मंडल कमीशंस की जो रिपोर्ट्स जो थी, उस रिपोर्ट को जब लागू किया गया तो उसकी आयोग की स्थापना कब हुई, उसकी क्या सिफारिशें जो थी और फिर उसको लेकर के क्या विवाद हुआ, जो साहनी बनाम अन्य और भारत सरकार का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अंदर जजमेंट दिया, तो पीछे वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये पार्ट 2 है, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो जो हमारी संसद है, संसद, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता जो है वो क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट जो थी, जब वो लागू की गई थी तो उससे पहले मंत्रिमंडल ने डिसीजन लिया था, यानी कि जो जनता दल की जो सरकार थी उसके नेता थे वीपी सिंह। तो उन्होंने 6 अगस्त को मंत्रिमंडल की जो मीटिंग्स जो है वो बुलाई और फिर 13 अगस्त को उसने क्या काम किया, उसने और उसकी सरकार ने जो मंत्रिमंडल की जो मीटिंग्स जो थी और उसके अंदर जो मंडल कमीशंस की सिफारिश को लागू करने का उन्होंने एक प्रकार से निर्णय लिया, तो उस निर्णय को अवगत कराया गया संसद से और फिर संसद से वो पारित हुआ। एक प्रोसेस था उसका, उसके अंदर चर्चा हुई, पारित हुआ, वो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए। तो वो क्या था, वो एक प्रक्रिया से गुजरा, वो प्रोसेस होता है। तो उसमें हमने देखा कि भी हमें जो संसद है, संसद, इसके अंदर जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जनता द्वारा जो है वो निर्वाचित होते हैं। और ये जो संसद के सदस्य हैं, जिनको शॉर्टकट में एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो सदस्य हैं ये जनता की तरफ से राजनीतिक जो शक्तियां हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं। अब वो राजनीतिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, जैसे मान लो कोई भी सरकार जो है वो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। आप देखो, जन कल्याणकारी मतलब जो एक सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होती है, भाई जैसे एजुकेशन का है, हेल्थ का है, स्पोर्ट्स का है, एग्रीकल्चर्स का है, कोई भी है, जिससे कि वो ऐसी प्लान बनाती हैं, ऐसी योजनाएं बनाती हैं और उन योजनाओं का फायदा उठा करके व्यक्ति जो है वो अपना विकास करता है। तो वो योजनाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकती हैं, वो इंडस्ट्री सेक्टर में हो सकती हैं, हेल्थ में हो सकती हैं, वो ट्रांसपोर्ट में हो सकती हैं, या वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। तो जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें संसद के सदस्य, यानी कि संसद जो है, संसद, वो संसद सरकार द्वारा बनाई गई उन कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती है, यानी कि संसद से पास होना उसको जरूरी है। मतलब अंतिम रूप से जो राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है वो संसद करती है। दूसरा है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए अब हमें कानून की आवश्यकता होगी, कानून की आवश्यकता होगी। तो अब ये कानून निर्माण की जो शक्ति है, जो पावर है, वो शक्ति जो है वो संसद के पास होती है। फिर देखो, उसके लिए मान लो हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़े
तो संविधान संशोधन करती है संसद, संविधान संशोधन करती है, या उसको लागू करने के लिए जो पुराने कानून हैं, पुराने कानून, उन पुराने कानूनों में भी संशोधन करती है। और अपनी जो संसद है उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए उसको धन की आवश्यकता होगी। अब वो धन की स्वीकृति यानी कि जो अप्रूवल करता है वो संसद करती है, क्योंकि संसद की स्वीकृति के बिना न तो एक पैसा खर्च किया जा सकता है और न ही एक पैसे को कलेक्ट किया जा सकता है और न ही कोई नया कर लगाया जा सकता है। तो उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जो हमें धन की आवश्यकता होगी उसकी स्वीकृति भी संसद देती है। यानी कि संसद के अंदर जो सदस्य होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये जनता की तरफ से उन सभी राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि हमें जो है वो संसद की आवश्यकता क्यों है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके बता दी गई। अब हम देखते हैं कि हमारी जो संसद है, संसद, इस संसद की जो रचना है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो रचना है, उस रचना के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, ये जो संसद है जिसके पास अंतिम रूप से राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करने की शक्ति होती है, इस संसद को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे अमेरिका में इसको कांग्रेस कहा जाता है। उसके भी दो ही अंग हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट। इसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर भी इसको संसद कहा जाता है। या फिर हम जैसे देखें फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस के अंदर इसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। या हम देखें जापान के अंदर, तो जापान में इसको डाइट कहा जाता है। या हम रूस की बात करें तो रूस के अंदर इसको ड्यूमा कहा जाता है। या हम जैसे चाइना की बात करें तो इसको जन कांग्रेस कहा जाता है। या जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी इसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है अलग अलग देशों के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी रचना देखते हैं। देखो, इसकी जो रचना है, इसके दो अंग हैं। एक तो है आपका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। और राष्ट्रपति जो है इसका अभिन्न अंग होता है, इसका अभिन्न अंग होता है। तो थोड़ा सा हम देख लें, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा अपनी संसद के बारे में। तो अपनी अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। वर्तमान में 543 सदस्यों का चुनाव होता है और 2 सदस्य राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडियन के सदस्य से मनोनीत करता है। 543 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। इसका सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा अस्थायी सदन है, यानी कि ये समय से पहले भी भंग हो सकता। वैसे इसका कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन समय से पूर्व भी ये भंग हो सकती है। राज्यसभा ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है।
अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, 250। वर्तमान में 233 सदस्यों का चुनाव हो रहा है और 12 सदस्य राष्ट्रपति इसमें मनोनीत करता है। वो 12 सदस्य कौन होते हैं? जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं। वो संगीत के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो कला के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, या वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। तो ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा के जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और इसका चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, या 30 वर्ष वो कंप्लीट कर चुका हो या 30 वर्ष से ऊपर। मैक्सिमम उम्र का यहां कोई प्रावधान नहीं है। अब हम देखते हैं जो अपनी संसद है, इस संसद की जो शक्तियां हैं वो शक्ति देखेंगे हम। यहां पर देखो, हमने डिस्कस किया था किसके ऊपर? जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने। अब देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल या आप इसको मंत्री परिषद कह सकते हैं। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं और जिसका नेता प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद जो है, जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय को संसद से अवगत कराना पड़ेगा उसको। अब यहां देखो, लोकसभा और राज्यसभा ये इससे मिलकर के बन गई अपनी संसद। अब जो भी विधेयक संसद में पेश होगा, मंत्रिमंडल जो तैयार करता है पूरा का पूरा एक प्रकार से ड्राफ्ट। जैसे अभी हमने देखा कि आर्टिकल 370 को समाप्त किया, तो वो मंत्रिमंडल का डिसीजन था, लेकिन अकेला मंत्रिमंडल नहीं कर सकता उसमें। उसको मंत्रिमंडल ने, अपने देश के गृह मंत्री ने वो ड्राफ्ट जो है, वो मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव जो था वो रखा संसद के सामने और संसद पर इस पर खुली बहस हुई, तर्क वितर्क हुए और संतोषजनक सरकार को जवाब देना पड़ा, विपक्ष को भी। अब वहां उसमें क्या होता है, अब उसके अंदर वोटिंग होती है। वोटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी प्रस्ताव जो होता है, चाहे वो अध्यादेश हो या कोई साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, उसको संसद से स्वीकृति लेना जरूरी है। अब उस पर वोटिंग होगी। अब वो वोटिंग जो है, उसके पक्ष में कितने वोट पड़े, विपक्ष में कितने वोट पड़े। यहां आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि मंत्रिमंडल जो प्रस्ताव, संसद यदि उसको स्वीकृति नहीं देती है या उसकी हार हो जाती है तो उसको फिर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा में बहुमत होता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के पास, तो ऐसा मतलब लोकसभा जो है उसको स्वीकृति दे देती है। राज्यसभा में यदि वो प्रस्ताव पास ना हो तो फिर उसको नए रूप में या फिर संशोधन करके या फिर दोबारा उसको लाना पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस संसद की जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार है। मान लो कोई भी साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक, ये ध्यान रखना है आपने, एक वित्त विधेयक होता है, विनियोग बिल, और जो आपका धन बिल होता है। अब ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद को अवगत कराएगा कि भी ये जो बिल है ये साधारण बिल है और ये जो है वो धन विधेयक है। अब जैसे मान लो जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है। अब यहां हम देखते हैं, मान लो वो बिल लोकसभा में पेश होगा। अब लोकसभा उस प्रस्ताव को पारित कर देती है, पारित कर देती है।
अब वो प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा के पास, या मान लो वो साधारण विधेयक पहले राज्यसभा में पेश होगा तो फिर राज्यसभा से जाएगा लोकसभा के पास। यदि दोनों सदन उस साधारण विधेयक को, उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है और वो क्या है कि वो साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि संसद उसमें बिना कोई संशोधन, मंत्रिमंडल उसमें बिना कोई संशोधन के एज इट इज यदि वो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अब ये तो था साधारण विधेयक। अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं हम। यदि लोकसभा में कोई प्रस्ताव पेश होगा, पास कर दिया, राज्यसभा के पास गया, अब साधारण विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा 6 महीने के लिए अपने पास रख सकती है, 6 महीने के लिए। और यदि 6 महीने के दौरान कोई भी सदन उसको स्वीकृति नहीं देता है तो फिर राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, और वो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है कि वो दोनों सदनों का एक ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। और वो जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, ये संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। और वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिड़ला। अब देखो, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो यहां वोटिंग होगी और उस वोटिंग में लोकसभा की जीत जो है वो सुनिश्चित है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्य संख्या का आधे से भी अधिक है, दुगना है। तो ये था भाई आपका संयुक्त अधिवेशन, और ये था आपका साधारण विधेयक। दूसरा विधेयक होता है धन विधेयक। ये ध्यान रखना है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा। धन विधेयक जो है वो हमेशा लोकसभा में पेश होगा, और धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति को से मंजूरी लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से। यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा में धन विधेयक पेश होने से पूर्व अपनी स्वीकृति दे चुका होता है। और यह ध्यान रखना है, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं है, लेकिन धन विधेयक में है। अब ये धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा स्पीकर करता है। अब धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक रख सकती है, और राज्यसभा यदि उस प्रस्ताव में कोई संशोधन करती है तो उस संशोधन को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। और यह भी ध्यान रखना है आपने कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। तो ये था भाई आपका विधेयक के बारे में। अब संसद और क्या काम करती है? संसद जो है, जो वो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए जो धन की उनको जरूरत होती है, तो संसद उसको स्वीकृति देती है। संविधान में संशोधन करती है संसद, नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में चेंज करती है, उनको बदलती है। और साथ के साथ अपनी संसद जो है वो और क्या काम करती है, वो काम है उसका, वो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में संसद भाग लेती है। क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है ना, उस इलेक्शन में संसद भाग लेती है।
और संसद का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है या उसकी जो शक्तियां हैं वो है सरकार पर नियंत्रण, यानी कि जो अपनी कार्यपालिका है, कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है। यानी कि संसद जो है वो सरकार को नियंत्रित करती है, ताकि क्योंकि अपने देश के अंदर एक उत्तरदायी सरकार जो है उसका गठन किया गया है, और वो उत्तरदायी सरकार अपने सभी कार्यों के लिए जो भी वो डिसीजन लेती है, उसकी फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस का है, या कोई भी इंटरनल है, या वो संविधान संशोधन करती है, तो उसको संसद को अवगत कराना पड़ेगा। और संसद जो है अपनी जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण रखती है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये ऐसे साधन हैं जिससे कि संसद जो है वो अपनी सरकार के प्रति अपनी सरकार को नियंत्रित करती है। तो यदि संसद का कोई भी सदस्य जो भी प्रस्ताव उस पर चर्चा होती है तो सरकार या उस मंत्री को अपना संतोषजनक जवाब देना पड़ता है, और यदि वो उससे संतुष्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री उसके लिए जिम्मेवार है, और अंतिम रूप से सामूहिक रूप से पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। और यदि संसद जो है भाई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए कि हमारा जो है सरकार में विश्वास, या ये सदन का विश्वास खो चुकी है सरकार, तो फिर यदि वो अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ पास हो जाए तो उस मंत्रिमंडल को, उस प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा 1979 के अंदर जो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने उस अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए बिना ही सबसे पहले जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये उसको मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है वो सरकार, और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो फिर उसके जो मतलब सरकार के जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं, आपने देखा होगा टीवी डिबेट होती है, उस टीवी डिबेट के अंदर लोग जब उसको सुनते हैं, तर्क वितर्क होता है उसके ऊपर, तो लोग अपनी राय बनाते हैं उसके ऊपर, अपनी राय बनाते हैं, तो उस राय से पता चलता है कि ये सरकार जो डिसीजन ले रही है या जो फैसले ले रही है इसका वर्तमान और आगे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स वगैरह हैं, या पंपलेट्स वगैरह हैं, या जो भी कोई भी सरकारी बड़ा मंच होता है, रैली वगैरह होता है, तो उसके अंदर वो अपनी उन नीतियों का बखान करते हैं, और इससे न्यूज़पेपर इन चैनल के माध्यम से लोग अपनी सरकार के प्रति राय बनाते हैं, और उसके डिसीजन जो उसके जो फैसले होते हैं उस फैसलों का वो स्वागत करते हैं। यदि वो गलत होते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं, उसके लिए वो धरना प्रदर्शन भी करते हैं, कई बार संसद का घेराव भी करते हैं। यदि उसको ऐसा लगता है तो वो ऐसे कानूनों को रद्द करवाने के लिए भी, उनको डिसमिस करवाने के लिए भी उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये थी हमारी संसद की शक्तियां। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कार्यपालिका है, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, और फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियां जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।